आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग न्यू हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, रुकिए, थोड़ा रुकिए, बात सुनिएगा और पहले बेल आइकन को भी ज़रूर साथ में प्रेस कीजिएगा, वरना हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सुझाव हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स करके बताना ज़रूर, मतलब बताइएगा ज़रूर कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ साबूदाने के पापड़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये साबूदाने के पापड़ मैं बना रही हूँ व्रत के लिए, और दूसरी तरफ मैं बनाने जा रही हूँ मतलब नाश्ते के लिए ब्रोकली की सब्ज़ी। तो ब्रोकली की सब्ज़ी मैं स्टेप बाय आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि इसको बहुत सिंपल मेथड से मैंने बनाया था। तो बस मैं दूसरे तरफ काम कर ही रही थी। चूँकि अभी साबूदाना मैंने जस्ट चढ़ाया है चूल्हे पे, तो अभी ये बर्तन गर्म नहीं हुआ है। और जब बर्तन गर्म हो जाएगा, ये कुक होने लगेगा, तो इसको लगातार बगैर रुके हुए चलाना पड़ेगा, वरना तो ये मतलब जल जाएगा। और वैसे साबूदाना पकाते समय 2-3 बातों का खास तौर पे ध्यान रखना है। पहला तो ये कि साबूदाना रात भर का भीगा हो, नहीं या बड़े दाने हैं तो ज़रूरी है कि ओवरनाइट इसे हम भिगा कर रखें। और अगर छोटे दाने हैं तो ये 2-4 घंटे में ही फूल जाते हैं। और दूसरा बात ये कि इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तीसरी सावधानी ये रखनी है कि हमें इसका बर्तन हैवी बॉटम में ही लेना है। और सबसे आखिरी और चौथी बात ये है कि इसमें हम नमक बहुत ही हल्की क्वांटिटी में डालेंगे। वैसे तो पापड़ में नमक बहुत हल्का ही पड़ता है, बट साबूदाना में कुछ खास ही हल्का पड़ता है, वरना तो साबूदाना इतना हल्का होता है कि वो अधिक नमक नहीं ऑब्जर्व करता है। तो बस इधर साबूदाने को लगातार हिलाते हुए हम ऐसे कुक करेंगे। और आप यहाँ दाने देख रहे होंगे कि दाने अभी कुछ ट्रांसपेरेंट हैं तो कुछ वाइट दिख रहे हैं। तो जो दाने ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, अभी वो दाने पक चुके हैं, और जो वाइट हैं उन्हें हमें अभी पकाना है। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हिलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर ही इधर बना लेंगे। तो गाइस, सुबह का टाइम है तो नाश्ते वगैरह का भी काम होना चाहिए ना, तो वो भी मैं कर रही थी, क्योंकि इसे कुक करने के बाद फिर हमें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ना है। और इसे पकाते पकाते मुझे 1 घंटे के ऊपर का टाइम लग गया था, क्योंकि धीमी आंच पे इसे हमें पकाना था कि जिससे ये जलने ना पाए। तो इधर ब्रोकली भी तैयार हो गया था, फ्राई करके मैंने निकाल दिया था ब्रोकली और आलू को। अब इधर मैं मसालों की तैयारी कर रही हूँ। तो मसालों के लिए मैंने प्याज, टमाटर और इन सब चीज़ों को अभी मिला करके मैं मसाले तैयार कर रही हूँ। जब मसाले तैयार हो जाएंगे तब तक इधर मेरा ये भी तैयार हो रहा है। एक्चुअली में अभी धूप बहुत तेज़ नहीं हो रहा है, मतलब सुबह के टाइम 11-12 बजे तक तो अभी धूप थोड़ा हल्का ही लग रहा है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि मतलब समय पे अगर डाल दिया जाए पापड़, तो मतलब अच्छे समय पे सही समय पे हो जाता है। तो इधर सब्जी भी हमारा बन करके रेडी हो गया है, तो आप लोग नाश्ते के लिए भी आ जाइएगा। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके मैं ढक के रख दूंगी, मतलब धीमे आंच पे, कि मसाले अच्छे से कुक हो जाए। और इधर मैं साबूदाना भी लगातार देखती जा रही हूँ। गाइस, इधर साबूदाना मैंने बीच बीच में, मतलब कैमरा जब हमने ऑफ कर दिया था तो मैं लगातार चला ही रही थी। और यहाँ मैं अब डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच, केवल 1 छोटा चम्मच ही हमने यहाँ लिया है साबूदाना, इससे अधिक हम नहीं डालेंगे। 2.5 कटोरी में हमने 1 छोटा चम्मच साबूदाना में डाला है। 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक हमने डाला है, चूँकि इसे हमें व्रत के लिए बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्रश करके रखा है जीरा और काली मिर्च। जीरा पाउडर या काली मिर्च का पाउडर मैं कूटा हुआ जो पहले से रखी थी, मैं चाहती तो वो भी डाल देती, मगर उससे कुछ अच्छा खास फ्लेवर नहीं आता। और वैसे इसमें चाहे तो आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जो आपको पसंद हो। तो ये आप देख सकेगा, अभी भी इसे पकाने में हमें 10-15 मिनट और लगेगा टाइम, क्योंकि जो नमक और जीरा और काली मिर्च हमने डाला है उसे अच्छे से इसमें भीन जाना चाहिए, जिससे कि हर एक रेशे रेशे में इसका स्वाद खूब अच्छे से आ जाए। तो लगभग अब हमारा ये साबूदाना हो करके रेडी हो चुका है। आप लोग ये देख सकते होंगे कुछ कुछ मेरे बॉटम में अब पकड़ने लगा है। तो अब मैं इसे आँच बंद कर दूंगी, और आँच बंद करने के बाद अब मैं नीचे नीचे इसको उतार के रख दूंगी ठंडा होने के लिए। घंटे का समय हो चुका है, अभी मैं आ गई हूँ छत पर। तो छत पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी छत पे मेरे पूरे छत पर धूप नहीं आया है अच्छे से, और ये तकरीबन 9:30 या 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ जिस प्लास्टिक पे मुझे डालना है साबूदाना का पापड़, उस प्लास्टिक को मैं बिछाकर खूब अच्छे से साफ कर ले रही हूँ। और वैसे ही इस प्लास्टिक पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर आपका वाइट पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक के बजाय कोई दूसरा हो
तो उस पे आप ज़रूर तेल से एक बार ऑयलिंग कर लीजिएगा। और इसे साड़ी या कपड़े पे कभी नहीं फैलाते हैं साबूदाना के पापड़ को, वरना तो ये चिपक जाएगा तो फिर निकलेगा नहीं। तो बस आप इस तरीके से देख लीजिए, अपनी पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा साइज़ जितना बड़ा चाहें आप उतना बड़ा अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं। वैसे मैंने सच बताऊँ तो मैंने अच्छे से गिना नहीं था कि पापड़ हमारा कितना हुआ था, लेकिन 250 ग्राम के आसपास हमने साबूदाना लिया था। तो 1-1 इंच की दूरी पे मैं इस तरीके से साबूदाने को छोटे छोटे पीस में फैलाती चली जाऊंगी। और इसे फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे कि बस इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा ट्रिप करती जा रही हूँ, जिससे कि साबूदाना अपने आप फैल जा रहा है। क्योंकि ये अभी बहुत अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का हल्का गुनगुना जैसे है, तो मतलब अपने आप ये फैल जा रहा है, इसे फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरीके से साबूदाने के पापड़ को हम बना के तैयार कर लेंगे। और व्रत के लिए साबूदाने का पापड़ बहुत इजी तरीके से बन के रेडी हो जाता है। जब हम व्रत में नमक वगैरह यूज करते हैं तो फिर साबूदाना का पापड़ काफ़ी हल्का होता है खाने में भी और खिलाने में भी। और इसमें तेल भी बहुत अधिक नहीं सोखता है और ना ही बहुत हैवी होता है खाने में, जितना जी चाहे उतना हम लोग खा सकते हैं व्रत में। इसलिए मुझे लगता है कि साबूदाने का पापड़ सबसे बेस्ट होता है व्रत में खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने अपने पापड़ को फैलाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए हो रहा है शाम के 4 बजे का टाइम, और शाम को 4 बजे मैं फिर से छत पे आई थी। तो हमारे छत पर से बिल्कुल पूरी तरीके से धूप जा चुका है। तो ये आप देखिए कितनी आसानी से पापड़ निकल जा रहा है प्लास्टिक पर से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है निकालने में। अभी एक तरफ सूखा है, दूसरी तरफ इसे हमें दूसरे दिन सुखाना होगा। और वैसे साबूदाने के पापड़ में 2 दिन से 3 दिन का धूप लगना बहुत ज़रूरी है, वरना तो ये बहुत ख़राब हो जाएगा पापड़। इसलिए ये सावधानी भी बहुत ज़रूरी है कि साबूदाने के पापड़ को हम 2 से 3 दिन तक खूब कड़ी धूप में खूब अच्छे से पकाने मतलब सूखने दें, जिससे कि ये मतलब पापड़ आगे चल के हम 1 साल तक स्टोर कर सकें। तो गाइज़ अभी मैं साबूदाने के पापड़ को पलट चुकी हूँ, अब मैं इसे अंदर रूम में ले जाके रख दूँगी। तो ये सारे जो मतलब टीन और स्टील के ड्रम वगैरह हैं, इसमें मैं साल भर तक पापड़ को अपने स्टोर करके रखती हूँ। और यकीन मानिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन हाँ, स्टोर करने से पहले इन सारे टीन को और ड्रम को मैं हमेशा साफ़ कर देती हूँ, और साफ़ करके लगातार कई दिनों तक इसे धूप में रखी रहती हूँ। एक्चुअली में जब जब हम पापड़ बनाते हैं तब तब हम इसे धूप दिखाते रहते हैं, जिससे कि अगर किसी भी जोड़ में या किसी भी जॉइंट में ज़रा सा भी कोई सीलन या नमी हो तो वो धूप के ज़रिए ख़त्म हो जाए। तो ऐसे हम पापड़ को 1 साल तक फिर बीच में हमें फिर धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बरसात के दिनों में भी मैं कभी धूप नहीं दिखाती हूँ पापड़ को। जैसे कि अमूमन बहुत लोग होते हैं कि बीच में 1-2 बार 6 महीने या 4-7 महीने पे एक बार धूप दिखा देते हैं, बट मैं कभी धूप नहीं दिखाती। और इस तरीके से हमारा पापड़ सालों चलता रहता है, कभी ख़राब नहीं होता है, आज तक तो कभी नहीं हुआ है। तो हमारा पापड़ का काम इधर हो गया है। तो आप देख रहे होंगे अभी आज मैंने बाल भी नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे इतना फुर्सत भी नहीं मिला था कि मैं बाल बनाती। और चूंकि आज है संडे तो आज तुलसी माता के गमले को सही नहीं करना था, बट मुझे लगा कि काफ़ी मतलब घास भूसे निकले हुए हैं, तो उस घास को मैं तोड़ के अलग कर रही हूँ। क्योंकि कभी कभी ये भी करना ज़रूरी हो जाता है, अगर ना करो तो फिर सारे पौधे सारे गमले गंदे लगने लगते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं और फूल भी नहीं होता है। और वैसे मार्च का महीना लग रहा है, लेकिन मौसम अभी पूरी तरीके से अभी नहीं सही हुआ है। तो अभी गमले में फूल बहुत अच्छे से नहीं आ रहे हैं, 2-4 कलियां अभी लगी हुई हैं। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। और आप लोगों ने तो पहले भी देखा होगा जब ऊपर वाला रूम बन रहा था, तो मेरे गमले किस तरीके से लवारिस वैसे पड़े हुए थे, मुझे देख के काफ़ी दुख हो रहा था। लेकिन मैं क्या कर सकती थी, अब मैं धीरे धीरे इन्हें करके सेट कर रही हूँ, और धीरे धीरे इन मिट्टी की कुड़ाई या खाद वगैरह जो भी चाहिए वो मैं दे रही हूँ। और अभी पापड़ बनाने के चक्कर में मैं प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं इधर 2 दिन से थोड़ा सा टाइम दे पा रही हूँ कि अपने गमलों को मैं सही कर दूँ। क्योंकि जब फूल वगैरह नहीं लगते हैं ना, तो फिर देख के मन बहुत उदास हो जाता है और बहुत सैड फील होता है।
तो इन गमलों को मैं बिल्कुल अच्छे से सही अभी कर नहीं पाई हूँ। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। और ये है मोरपंखी का पौधा। मोरपंखी का पौधा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, ये आप लोग देख सकते होंगे बिल्कुल झाड़ जैसा हो चुका है, बहुत ख़राब हो चुका है मोरपंखी का पौधा यहाँ पे। तो इसका जो सूखा हुआ पार्ट्स है, सूखी हुई जो डंडियाँ हैं, उन्हें मैं तोड़ के निकाल दूंगी, अलग कर दूंगी। क्योंकि सूखी हुई डंडियों की वजह से होता क्या है ना कि जड़ और टहनियाँ काफ़ी कमज़ोर होने लगती हैं, वो भी पौधों का ताकत खींचता है। तो अब चलिए फिर मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। और मेरे साथ ब्लॉग में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बेल आइकन को दबा के रखिएगा। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Hard to breathe, but that's alright.